नमस्कार, राइज टू सक्सेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत की उस शख्सियत पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंचशील समझौता के जनक और भारत के प्रथम मनोनीत और निर्वाचित प्रधानमंत्री के शख्सियत के बारे में आज बात करते हैं। इस टॉपिक के माध्यम से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारतीय राजनीति में योगदान है उसकी बात करेंगे और साथ ही ये बात करेंगे कि किस प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अपने पिता का विरोध करके महात्मा गांधी के इतने खास बन जाते हैं और किस प्रकार वो भारतीय राजनीति के अंदर एक मुकाम हासिल करते हैं। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू जो मूलतः कश्मीर से थे। मोतीलाल नेहरू जो इनके पिता का नाम था और इनकी माता का नाम स्वरूप देवी था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और उनकी माता का नाम स्वरूप देवी था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू पेशे से एक वकील थे और वो कश्मीर से इलाहाबाद आते हैं वकालत करने के लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो वकील वकालत करते हैं, फिर इलाहाबाद के अंदर ही वो बस जाते हैं। इलाहाबाद के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित का जन्म होता है। जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित का जन्म इलाहाबाद, जिसे उस उत्तर प्रदेश को उस जमाने के अंदर, उस आधुनिक भारत के अंदर संयुक्त प्रांत कहा जाता था। इलाहाबाद के अंदर जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित का जन्म होता है। मैं आपको ये बता दूं, जवाहरलाल नेहरू मूलतः एक अच्छे परिवार से थे, यानी एक अच्छे धनाढ्य परिवार से थे। यह बताया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू के जो उस समय एक अंग्रेज शिक्षक उनको घर पर ट्यूशन देने के लिए आते थे। उनकी आरंभिक शिक्षा जो है वो इलाहाबाद के अंदर हुई और एक अंग्रेज शिक्षक उनको पढ़ाने के लिए उस समय उनके घर पे आते थे। इलाहाबाद के बाद में जवाहरलाल नेहरू अपने आगे बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से वो बैरिस्टर की डिग्री हासिल करते हैं। अब जवाहरलाल नेहरू बैरिस्टर की डिग्री हासिल करके एक नौजवान वापस इंडिया आता है और इंडिया आने के बाद में सबसे पहले भारत की राजनीति के अंदर ये देखते हैं कि उस समय इंडिया की राजनीति में चल क्या रहा है। 1912 के अंदर जब जवाहरलाल नेहरू का भारत के अंदर प्रवेश होता है, उस समय भारत की राजनीति में मार्लो मिंटो सुधार के तहत सांप्रदायिकता का बीज बो दिया गया है। राष्ट्रवाद चरम स्तर पर विभिन्न संस्थाओं का जो राष्ट्रवादी आंदोलन है उनका संगठनों का उदय हो रहा है। उसी के तहत 1912 के अंदर नेहरू भाग लेते हैं बांकीपुर अधिवेशन के। अगर ये पूछा जाए कि नेहरू ने किस अधिवेशन के अंदर पहले भाग लिया तो बांकीपुर अधिवेशन इसका सही आंसर होगा। बांकीपुर अधिवेशन के बाद में जो कांग्रेस के उग्रवादी दल के महत्वपूर्ण नेता हैं बाल गंगाधर तिलक, और उनके द्वारा मूवमेंट शुरू किया जाता है। मांडले जेल से आने के बाद में होम रूल लीग आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। इस होम रूल लीग के अंदर भी जवाहरलाल नेहरू जो है वो भाग लेते हैं। होम रूल लीग आंदोलन के अंदर भी जवाहरलाल नेहरू अपना जो राष्ट्रवादी आंदोलन के अंदर अपना योगदान है उसमें दूसरे चरण के तौर पे वो होम रूल लीग आंदोलन के अंदर जवाहरलाल नेहरू भाग लेते हैं। इसके बाद में उसी समय 1915 के तहत महात्मा गांधी जो है उनका भारत आगमन होता है और महात्मा गांधी के भारत आगमन के पश्चात गांधी और नेहरू की जो पहली मुलाकात, और यूं कहें कि गांधी और नेहरू का जो एक संयुक्त रूप से कोई आंदोलन कब किया जा रहा है तो वो किया जा रहा है रॉलेट एक्ट के बाद में, जो असहयोग आंदोलन है, जो महात्मा गांधी का प्रथम जन सहयोग आंदोलन था। हालांकि गांधी के आंदोलन चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा, अहमदाबाद का मजदूर मिल आंदोलन था, लेकिन प्रथम जन सहयोग आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन। उसी असहयोग आंदोलन की बागडोर गांधी किसे संयुक्त प्रांत की जिम्मेदारी
जवाहरलाल नेहरू को सौंपते हैं। जो आज उत्तर प्रदेश है उसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था, उसकी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू जो है वो महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू को सौंपते हैं। अब जवाहरलाल नेहरू जो है उनके पिता मोतीलाल नेहरू भी कांग्रेस के दिग्गज नेता थे और महात्मा गांधी का कद केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को अंग्रेजों के द्वारा दी हुई थी और निरंतर सत्याग्रह और दक्षिण अफ्रीका की एक अपार सफलता के बाद में भारत के अंदर गांधी का नाम भी बहुत बड़ा बन चुका था। उसी नाम के दोनों के अंदर अहम का टकराव होता है और मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी के बीच में इस टकराव के कारण 1923 के अंदर कांग्रेस का दो भागों के अंदर होता है विभाजन। जब कांग्रेस पार्टी दो भागों के अंदर बढ़ जाती है, एक भाग होता है गांधी समर्थक और एक भाग होता है मोतीलाल नेहरू और CR दास। 1919 के अधिनियम के तहत अंग्रेजों के द्वारा यह कहा गया कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा और इसके तहत देश के अंदर आम चुनाव करवाने का कहा गया। लेकिन महात्मा गांधी का यह कहना था कि जब तक पूर्ण स्वराज्य नहीं मिल जाता हमें चुनावों के अंदर भाग नहीं लेना चाहिए। लेकिन मोतीलाल नेहरू और CR दास का कहना था कि हमें विधानमंडल के चुनावों के अंदर हिस्सेदारी करनी चाहिए। इसी बात को लेके दोनों के बीच बड़ा टकराव हुआ और 1923 के अंदर कांग्रेस दो खेमों के अंदर बढ़ गई। एक खेमा था मोतीलाल नेहरू CR दास जिन्होंने 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी बनाई। 1 जनवरी 1923 को इन्होंने बनाई स्वराज पार्टी। अब इसके दौरान जवाहरलाल नेहरू की क्या भूमिका है? जवाहरलाल नेहरू ने जब कांग्रेस का दो खेमों के अंदर विभाजित हो रही है उस दौरान जवाहरलाल नेहरू ने अपने पिता का विरोध करके साथ किसका दिया है? गांधी का साथ दिया है। और इसी कारण से आगे मैं आपको बताऊंगा कि गांधी किस प्रकार जो है वो 1940 के आसपास जब सुभाष चंद्र बोस का कद भी बहुत बड़ा हो जाता है लेकिन गांधी किस प्रकार नेहरू का सपोर्ट करते हैं और भारतीय राजनीति के अंदर नेहरू का मार्ग जो होता है वो प्रशस्त हो जाता है। महात्मा गांधी का सपोर्ट नेहरू करते हैं और इसके बाद में नेहरू की क्योंकि गांधी जी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर जो उदारवादी दल के नेता थे वो अधिकांश मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे और उग्रवादी नेता जो थे उनमें भी लाल पाल बाल के अंदर भी अब वो 1905 वाला दमखम नहीं रहा था। गांधीवादी युग आ चुका था और उसी गांधीवादी युग का फायदा जवाहरलाल नेहरू को मिला। जवाहरलाल नेहरू को 1929 के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया जाता है और रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन का जो अध्यक्ष होता है वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है और रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की जाती है और प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया जाता है। इसके बाद में जवाहरलाल नेहरू का कद भारतीय राजनीति के अंदर धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और यही कद सबसे बड़ा रूप टर्निंग पॉइंट जो जवाहरलाल नेहरू के जीवन का है वो है 1935 के चुनावों के 1935 के अधिनियम के तहत जो 1937 के चुनाव हुए वो सबसे बड़ी इसकी भूमिका है। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम के बाद में 1936 के लखनऊ अधिवेशन की भी अध्यक्षता की और इसी लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करने के बाद में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्ष के तौर पे 1937 के चुनावों के लिए पूरे देश के अंदर कैंपेन किए और इस कैंपेन के कारण नेहरू और जिन्ना के अंदर ईगो का टकराव हुआ क्योंकि 37 के चुनाव में कांग्रेस के अध्यक्ष नेहरू थे और नेहरू के प्रचंड कैंपेन की बदौलत जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे उन ब्रिटिश प्रांतों में कांग्रेस को जोरदार सफलता मिली जबकि मुस्लिम लीग को एक भी सीट हासिल नहीं हुई जिसके कारण से मुस्लिम लीग और जिन्ना और नेहरू का अहम का टकराव हुआ। दोनों ही पेशे से वकील थे और दोनों के अहम का टकराव भी आगे जाकर कह सकते हैं कि भारत के विभाजन का एक कारण बना। अब
1937 के चुनावों के अंदर अपार सफलता के बाद में जवाहरलाल नेहरू का कद भारत की राजनीति के अंदर फर्स्ट से अष्ट तक पहुंच चुका है और भारत की राजनीति के अंदर ये पंडित नेहरू इतना बड़ा कद पा चुका है कि 1940 में जब व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात होती है तो दूसरे सत्याग्रही के तौर पे, जो पहले सत्याग्रह विनोबा भावे के बाद में जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही बनते हैं। कद इसलिए बड़ा भी हो जाता है क्योंकि जब इतनी सीटें 1937 के आम चुनाव में पाने के बाद भी उन मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना तथा सरकार से बाहर निकल जाना इसके कद को और बड़ा करता है और 1940 के अंदर व्यक्तिगत सत्याग्रह में जवाहरलाल नेहरू जो है वो दूसरे सत्याग्रही बनते हैं। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त। इसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भी जवाहरलाल नेहरू की एक उल्लेखनीय भूमिका। जवाहरलाल नेहरू का आगे जाकर जब संविधान सभा के गठन की बात आती है, इसमें आप एक चीज और ऐड कर लीजिएगा कि लखनऊ अधिवेशन के बाद में जो एकमात्र गांव के अंदर आयोजित फैजपुर का अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन की अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू करते हैं और उस अधिवेशन के अंदर संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव पास किया जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के तीन अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। पहला लाहौर, लखनऊ और फैजपुर। लाहौर अधिवेशन 1929, लखनऊ 1936 और फैजपुर 1937। इन तीन अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब संविधान सभा के गठन की बात आती है तब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को संविधान की अंतरिम सरकार के अंदर प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और अंतरिम सरकार के अंदर भी ये जवाहरलाल नेहरू अब प्रधानमंत्री बन चुके हैं और साथ ही दो महत्वपूर्ण समिति दी जाती है। संघ शक्ति समिति कि संघ की शक्तियां क्या होगी और संघ स्वरूप समिति। संघ शक्ति समिति और संघ स्वरूप समिति जो संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण समिति है, जैसा कि भारत के बारे में कहा गया, भारत एक राज्यों का संघ है, तो संघ के क्या क्या अधिकार होंगे और संघ का स्वरूप क्या होगा, ये मुख्य जो शक्ति थी। समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू थे और अंतिम सरकार के प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के गांधी जी से ये रिश्ते इतने प्रगाढ़ हो गए कि उनको एक पंडित नेहरू जो भारत की राजनीति के अंदर 1912 के अंदर आता है और वो 1947 के अंदर देश का पीएम बन जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की आज़ादी के बाद में पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने और साथ ही बने देश के प्रथम विदेश मंत्री। अब पंडित नेहरू की उपलब्धि ये जान लेते हैं कि 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक ये देश के पीएम रहे। 16 वर्ष 9 माह 13 दिन तक ये देश के पीएम रहे। ये देश के एक ऐसे पीएम थे जो मनोनीत भी रहे और निर्वाचित पीएम भी रहे। भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब नेहरू की उपलब्धियों की बात की जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के अंदर जब भारत आज़ाद हुआ, भारत की स्थिति एक भारत अकाल से ग्रसित था और साथ ही भारत को 5 ईयर प्लान को अपनाया भारत ने, तो रूस के साथ में पंडित नेहरू ने संबंधों को प्रगाढ़ किया। तो पंडित नेहरू की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में अगर चर्चा करें तो पंडित नेहरू के द्वारा रूस से संबंध प्रगाढ़ किए गए। चीन के साथ में पंचशील का समझौता, ये आगे जाके उनकी कमी भी कहा जा सकता है क्योंकि चीन से भारत को हमेशा धोखा हुआ है। चीन के साथ में पंचशील का समझौता, 1960 के अंदर सिंधु नदी जल समझौता पाकिस्तान के साथ में। समाजवादी अर्थव्यवस्था को पंडित नेहरू ने अपनाया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन,
भारत के अंदर IIT, IIM, NIT की स्थापना, भारत के अंदर बड़े बड़े बांधों की स्थापना, भाखड़ा नांगल बांध, इसे पंडित नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो IIT, IIM, इसके अतिरिक्त पंचवर्षीय योजना की शुरुआत और अनेक ऐसे उल्लेखनीय कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व की अगर बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे शख्स थे जो अपने विरोधी को भी हमेशा अपने साथ रखते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ से जुड़े थे, उनको उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट के अंदर पद दिया और भीमराव अंबेडकर को भी जवाहरलाल नेहरू ने महत्वपूर्ण समिति, जो उनको प्रारूप समिति मिली थी, उसका कांग्रेस के कई लीडर ने विरोध किया था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि आज की तारीख में अगर भारत में कोई शख्स है जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनने लायक है तो भीमराव के सिवा दूसरा कोई नहीं है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने विरोधी को भी अपने साथ रखते थे और ये एक रेडिकल लीडर थे जो सही बात होने पर अपने पिता का विरोध करने पे भी नहीं पीछे हटते थे और ऐसा उन्होंने किया भी और गांधी के साथ जुड़े। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के एक ऐसे PM है जो मनोनीत भी रहे और निर्वाचित भी रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई थी, ये भी आप याद रखिएगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को 2 देशों की नागरिकता प्राप्त थी, एक तो थी इंग्लैंड की और दूसरी भारत की। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को 2 देशों की नागरिकता प्राप्त थी। एक कहते हैं भारतीय राजनीति वकीलों का स्वर्ग है, लेकिन कई ऐसे भारतीय राजनीति के अंदर वकील हैं जिनकी वकालत चली नहीं, वो एक नेता के रूप में अधिक सफल हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक नेता के रूप में अधिक सफल हुए, गांधी जी एक नेता के रूप में अधिक सफल हुए, लेकिन भारत की राजनीति को वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। अब अगर बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन की, जो उनका राजनीतिक जीवन रहा, उसकी मुख्य कमियों की, तो हर नेता से कुछ उल्लेखनीय कार्य हुए तो कमियां भी हुई। और नेहरू की अगर महाभूल की बात करें तो उसकी हम चर्चा करते हैं। नेहरू से मुख्य 3 महाभूल हुई है। सबसे बड़ी महाभूल जिसके लिए नेहरू को हमेशा आज भी याद किया जा रहा है वो है कश्मीर का इश्यू। पाकिस्तान की फौज ने भारत की सीमा के अंदर प्रवेश किया था। भारत की सीमा से पाकिस्तान की फौज को खदेड़ना चाहिए था, लेकिन उससे पहले ही नेहरू UNO चले गए। यूनाइटेड नेशन ने दोनों देशों को युद्ध विराम के लिए कह दिया और वो भारत का वो क्षेत्र पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर चला गया। इसके बाद में नेहरू की जो दूसरी भूल थी वो थी पंचशील समझौता में चीन के साथ में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया और 1962 के युद्ध के अंदर अक्सर चीन और चीन का वो जो भारत के ऊपर आक्रमण था, भारत के इतने बहुत बड़े क्षेत्रफल को चीन ने अपने अधीन कर लिया। इसके अलावा नेहरू का जिन्ना के साथ में जो अहम टकराव था वहीं आगे जाके भारत की राजनीति के अंदर एक विभाजन का कारण बना, उसका भी एक कारण है। और पूर्वोत्तर के आंदोलन को भी नेहरू ने नहीं दबाया। तो नेहरू के जीवन की ये बहुत बड़ी भूल थी। तो आधुनिक भारत के अंदर आज हमने बात की है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की शख्सियत के अंदर आज इतना ही। अगले वीडियोस के अंदर आधुनिक भारत की एक और शख्सियत की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।